अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मैं हूँ फारान शाहिद। आज हमारे साथ जो खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं वो एक बासलाहियत लिखारी हैं और बहुत ज़बरदस्त कॉलम लिखती हैं। अल्फाज और जुमले उनकी मुकम्मल गिरफ्त में होते हैं। अंग्रेजी प्रेस में लिखने के बाद उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के न्यूज़ चैनल में कदम रखा और अपने आप को एक नए दौर में दाखिल किया। अभी तो हम उनके कलमों किरतास के सहर से आज़ाद नहीं हो पाए थे कि उनकी खूबसूरत आवाज़ हमारे कानों को आ टकराई। जी, तो मैं खुशामदीद कहता हूँ रिमशे अहमद को। वो एक पाकिस्तान का वाहिद जो प्राइवेट इंग्लिश न्यूज़ मीडियम का चैनल है, उसमें न्यूज़ कास्टर हैं और वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको खुशामदीद कहते हैं हर्फ अमरत विद फारहान शाहिद में। कैसे हैं आप रिमशे, खैरियत से हैं? जी, जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म और आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, तो कैसा रहा आपका पैंडेमिक में एक्सपीरियंस, कैसा रहा? कैसे आपने सेल्फ क्वारंटीन किया? नहीं, हम लोग का तो चैनल क्योंकि चल रहा था, ज़ाहिर है, क्योंकि न्यूज़ तो जानी होती है, हर रोज़ हर घंटे जानी होती है। तो एग्जैक्टली। हम लोग का तो चैनल का पूरा स्टाफ रोज़ जो है वो राउंड द क्लॉक हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क, और उसके बाद रेगुलर क्लीनिंग होती है पूरे ऑफिस की हर शिफ्ट के बाद। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हुए थ्रू आउट हम लोगों ने लॉकडाउन जो है वहाँ पे काम किया है इन डिस्टेंस। और तो जॉब कैसे जा रही है आपकी? हाँ जी, अच्छी जा रही है काफ़ी। आजकल हम लोग के पास ज़ाहिर है क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ग्लोबली बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, यूरोप से, यूएस से, डेथ काउंट, फिर वैक्सीन में क्या ब्रेक थ्रू हैं, वो सारा कुछ। तो काम तो हम लोग के पास अब बहुत ज़्यादा है आजकल, स्पेसिफिकली जब से मार्च के अराउंड से, जब से पाकिस्तान और बाकी एरियाज में जो केसेस हैं वो डिटेक्ट होना शुरू हो गए हैं। दिसंबर से हम लोग के पास चाइना के पास रिपोर्ट्स थी, लेकिन वो सिर्फ चाइना वुहान में थी, तो वहाँ से हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मार्च के बाद से जो है वो यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैग्नीट्यूड बहुत हो गया है। ओवरऑल एक हम लोग की जो टोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, हमें उसके हिसाब से जो अडेप्ट करना पड़ रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा ब्रीफली जो है ना अपने एजुकेशन करियर पर और अपने इब्तिदाई जिंदगी पर जो है ना थोड़ी सी रोशनी डाल लें। मैंने बैचलर्स किया है लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, बीएससी डबल मेजर्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। और लिखना मैंने जो है वो शुरू कर दिया था सेकंड ईयर से द नेशन में। एज एन इंटर्न पहले मैं गई थी वहाँ पे इनके वेब डेस्क पे। तो डिजिटल से यानी बेसिकली डिजिटल मीडिया से मैंने शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रिंट मीडिया में आई। उसके जॉब जो है मैंने शुरू की थी 3 साल पहले जो प्रॉपर है, और ज़मीन.com से मैंने शुरू किया। उनकी मैं पीआर विंग में थी, कंटेंट में थी। पीआर और कंटेंट दोनों में चीज़ें देखती थी। फिर थोड़ा अरसा मैंने जो है वो अपना थीसिस पब्लिश करने में लगाया। थीसिस का मेरा टाइटल था फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान यूजिंग गेम थ्योरी ऑफ एनालिसिस। और उसको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय यूएस में वो पब्लिश हुआ। उसके बाद मैंने फिर प्रिंट पे जो है वो सही जोर दे के रेगुलरली मैंने कॉलम्स पाकिस्तान टुडे और द नेशन में लिखी। और अब मैं कोई पिछले साल जुलाई से इंडस न्यूज़ के साथ हूँ। पहले मैं उनके उस पे डेस्क पे थी, और अब मैंने जो है वहाँ पे एंकरिंग शुरू कर दी है। ओके, ऑलराइट। क्योंकि मैं तो आपसे और मेरा आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो एक इससे तहरीर से ही है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स में आप पब्लिश होती थी, तो उससे पढ़ के हमारा आपका एक ताल्लुक हुआ। तो ये बताइएगा कि बहुत जबरदस्त लिखते हैं आपकी आपकी तहरीर में मुकम्मल गिरफ्त होती है। जी, आइडियाज और सारी चीजें वो जो होती हैं वो एक मुकम्मल पैकेज के साथ बहुत खूबसूरत आप उसके उसे तरतीब देते हैं। तो ये बताइएगा कि आपने लिखने का शौक था आपको, या आपने इसको सीखने की कोशिश की, या पढ़ने का ज्यादा शौक था तो उससे आपको ये लिखने का एक इख्तरा है आपको? लिखने का मुझे शुरू से शौक था बचपन से, लेकिन जो जर्नलिज्म का शौक था वो मुझे और बहुत पहले था। तो लिखने का जो है वो मैंने कहीं से प्रॉपर क्लासेस वगैरह तो नहीं ली, लेकिन ये है कि मैंने हमेशा से रखी और मैंने उसको हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। जैसे डबल मेजर मेरा था इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में, वो भी इसीलिए था प्राइमरीली कि उसको आपको एक बहुत वाइड स्कोप
मिलता है। अगर आप लिखना शुरू करते हो तो आपने सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं लिखना, आप कोशिश करो कि आप इंटरकनेक्टेड हर चीज को एक्सप्लोर कर सको। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जो है वो दो ऐसी, मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो जाता है जब मैं लिखने लगती हूँ, क्योंकि मुझे फिर हर चीज की एक सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू और कॉस्ट जो है वो डिराइव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता। और ठीक है। अच्छा, न्यूज़ पर व्यूज़ देना यानी कि कॉलम लिखना और फिर न्यूज़ रीड करना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जो कॉलम मैं लिखती हूँ वो मेरी अपनी राय होती है, वो मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन जो ज़ाहिर है हम चैनल पे लिखते हैं वो, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो एंकर स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं वो खुद लिख रहे होते हैं। ज़्यादातर ऑफ जो है कोर्स नहीं हमें होता। स्क्रिप्ट प्रॉपरली मिलता है, हमारे बहुत एक अकॉम्प्लिश्ड एडिटर्स होते हैं, वो हमें लिख के दे रहे होते हैं। ऑन एयर जब हमने जाना होता है, जो आपने पेपर्स देने होते हैं, यानी आपने किसी एनालिस्ट से कोई सवाल पूछना है, वो उसमें लेवरेज होती है एंकर के पास, या अगर आपने कमेंट्री करनी है वो एंकर का होता है। लेकिन ये है कि जो कॉलम है उसमें आप अपनी राय होती है, आपके अपने अल्फाज होते हैं, आप जैसे भी लिखते हैं वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता होता है। और ठीक है। और आपने न्यूज़ मीडिया को क्यों ज्वाइन किया है? अम, बिल्कुल। शुरू मैंने जो है वो डिजिटल मीडिया से किया, उसके बाद मैं प्रिंट में गई। तो मेरे उसमें यही प्लान था कि हर मीडियम में काम करना चाहिए और उसका इम्पैक्ट आपको फिर ज़्यादा बेहतर पता चलता है, क्योंकि डिजिटल का ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रिंट। प्रिंट के रीडर्स वही हैं जो थोड़े आजकल की अगर आप जनरेशन में देखें तो वो प्रिंट के रीडर्स नहीं है, वो डिजिटल के ज़्यादा रीडर्स हैं। उसके बाद लेकिन सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल और जिसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो मुझे उसमें ये था कि टेक्निकली तो बस मुझे ये था कि मैं हर मीडियम में काम करूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि हर मीडियम किस तरह से चलता है। तो इसलिए मैं जो हूँ वो फिर सब्सिक्वेंटली मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी आ गई, ब्रॉडकास्टिंग की तरफ। और इंग्लिश का जो है वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को यहाँ पे जो है वो हमेशा फोकस किया जाता है कि भाई इंग्लिश बोलें, इंग्लिश सीखें। तो मेरे घर में भी इसी तरह से था। फिर ओके। जो है वो ओवर द इयर्स मेरी फ्लुएंसी जो है वो ज़्यादा डेवलप इसी की तरफ हो गई है, इंग्लिश की तरफ। तो रिटन एक्सप्रेशन भी जो है वो इंग्लिश का ही बेहतर है, और जो बोलने में भी फ्लुएंसी जो ज़्यादा बेहतर आती है वो इंग्लिश में ही आती है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे इंडस न्यूज़ की लगती है, जो स्पेसिफिकली है, वो ये है कि यहाँ पे न्यूज़ हम बिल्कुल वैसे बताते हैं जैसे हमें रिसीव होती है। यानी इसमें अनलेस जो हम लोग के शो एंकर्स हैं, हम लोग न्यूज़ बिल्कुल बगैर सेंसेशनलिज्म और उसमें कोई फर्दर स्पाइस टाइप ऐड किए हुए हम न्यूज़ को एज इट इज़ बताते हैं, जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हम उस तरह बताते हैं। लेकिन ये होता है कि और फिर वो ग्लोबली हम जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो पूरी दुनिया से आ रही होती है, तो इसको पाकिस्तान में और कोई चैनल उस तरह से नहीं कर रहा। तो लोकल हम लोग फोकस करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम लोग न्यूज़। लेकिन जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हमारी अपनी ऑडियंसेस को, अपने ही लोगों से, अपने ही चैनल से, वो एक ऐसी चीज़ है जो फिलहाल और कोई चैनल नहीं कर रहा। तो आई थिंक उस पे जो है वो फिर आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ थिंग। आपको लगता है कि उर्दू मीडियम से ज्यादा जो है अंग्रेजी जो मीडियम है वो ज्यादा मायारी कंटेंट फराहम करता है, खा वो अखबारात ले लें मेरे आप, खा ख्याल वो से चैनल्स ले लें? तो बिल्कुल इसमें लेकिन इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क नहीं है, इसमें फ़र्क ये है कि दोनों की ऑडियंस बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारी ऑडियंस जो है, या जिस तरह से हम अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करें कंटेंट, वो बिल्कुल फैक्चुअल कंटेंट है। लेकिन उर्दू मीडिया में जो है वो अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ में सेंसेशनलिज्म आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो क्योंकि जो न्यूज़ चैनल का मकसद होता है वो न्यूज़ प्रोवाइड करना होता है। एक न्यूज़ चैनल पे जो एनालिस्ट बैठा है उसका जो मकसद है वो एक एनालिसिस देना, एक एंगल देना है। हर न्यूज़ एंकर जो है वो एंगल नहीं दे सकता। राइट। लेकिन ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आप अपना कंटेंट कितना सा ऑडियंस को देना चाह रहे हो, और वो उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है हर जगह, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, ओवरसीज भी काफ़ी सारे यूके से, चाइना से, हम लोग को यूरोप के बाकी भी ममालिक से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। मिडल ईस्ट में हम लोग
के है आउटरीच, और मिडिल ईस्टर्न न्यूज़ को हम लोग बहुत स्पेसिफिकली बहुत केयरफुली जो है वो केटर करते हैं। तो आई थिंक न्यूज़ जो है वो उसका मकसद ही होता है कि उसको आप फैक्चुअली प्रोवाइड करें, ना कि उसमें हर कोई एंगलिंग करना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। और आपने दो मैनेजमेंट्स के साथ काम किया, ठीक है, इंडस न्यूज में, तो दोनों के साथ नंबर एक तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, और बेहतर कौन सी है? एक्सपीरियंस मेरा दोनों के साथ बहुत अच्छा रहा, और मेरा ख्याल है कि हर एंकर को कॉपी टेस्ट से एक दफ़ा गुजर के जाना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। क्योंकि जब आप कॉपी डेस्क पे होते हो तो आपको अंदाजा होता है कि इन्फॉर्मेशन आप फीड कहाँ से हो रही है, वो प्रोसेस किस तरह से हो रही है, फिर उसका एंड में रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। तो वो एंकर को बहुत बेहतर तरीके से फिर समझ आ जाती है कि स्टोरी, जब आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो तो वो प्रोग्रेस किस तरह से करनी है, पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर क्या आएगी, और फिर वो कंक्लूड किस तरह से होगी। क्योंकि एंकर ने तो सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़नी, उसने उसके हिसाब से टोन भी करनी है, जेस्चर्स भी करने हैं, विजुअल्स को भी जो है वो थोड़ा मतलब ऑब्वियसली विजुअल्स हमारे हाथ में तो नहीं होते, लेकिन जब आप कॉपी डेस्क से जाते हो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि विजुअल्स आएंगे किस तरह के, और उसमें आपने अपनी टोन और अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। राइट। उसके बाद जो है एंकरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक बार चीज़ है, डेस्क से इट्स अ वेरी हाई प्रेशर जॉब। क्योंकि जो एंड में ऑडियंस है वो देख रही है कि सिर्फ एंकर कौन बैठा है, उनको नहीं पता पीछे के एक 2 मिनट्स की हेडलाइंस के लिए कितने सारे लोग जो हैं वो एक एफर्ट करके वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन साइड पे कितने सारी दो तरह की प्रोडक्शन होती है, वो दोनों प्रोडक्शन टीम्स पूरी पूरी बैठी हुई होती हैं। तो एंकर जब आप एंकर जब बैठा होता है उसको इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है, उसमें हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, टोन का, अगर कोई बहुत खौफनाक खबर है, लाइक सपोज कहीं आप बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कवर कर रहे हो, तो उसमें आपने अपनी टोन एक ऐसी रखनी होती है कि ऑडियंस जो है वो अलार्म, मतलब ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन मिल जाए लेकिन ऑडियंस में पैनिक ना मचे। ये एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, नो मैटर हाउ हॉरिफिक द इंफॉर्मेशन और द विजुअल्स आर। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। बेहतर तो कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल्स के बीच में होता है, तो एंकरिंग एक बिल्कुल फर्क प्लेटफॉर्म है और जो कॉपी डेस्क है वो बिल्कुल फर्क प्लेटफॉर्म है। तो उन दोनों का मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप स्ट्रेस की बात कर रहे हो, या अगर आप बात करें कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है, तो वो ऑब्वियसली एज एन एंकर वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने बहुत इंस्टेंट देनी होती है, मतलब आप स्क्रीन पे बैठ के आप ब्लैंक नहीं हो सकते। अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ पे जा रहे हो, आप बगैर स्क्रिप्ट के भी, बगैर हर चीज़ के आपने जो है वो ऑन एयर जाके आपने उस चीज़ को कवर करना होता है, आपने मैनेज करनी होती है न्यूज़। तो उसमें जो है वो अगर इंस्टेंट जो है वो एंकरिंग ज़्यादा है, और हाई प्रेशर भी जो है वो ये ज़्यादा है, आप हर वक्त ऑन कॉल होते हो, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, you have to point present it। अच्छा, पाकिस्तान में इंडस न्यूज जो है वो वाहिद, पहले उससे पहले डॉन न्यूज आया था, और उसके बाद कुछ शायद एक आध और भी आया था, लेकिन अभी फिर वक्त जो है प्राइवेट अंग्रेजी का जो चैनल है वो सिर्फ इंडस न्यूज है, राइट? तो आपको लगता है कि ये मजीद होने चाहिए, या ये काफी है हमें ग्लोबली हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उर्दू तो नहीं हमें और बिल्कुल चैनल्स और होने चाहिए। वैसे ही आई थिंक कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, उर्दू चैनल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सिर्फ लाहौर की चैनल्स देखें तो 3-4 हैं, तो इंग्लिश के भी होने चाहिए डेफिनेटली। लेकिन उसमें फिर ये है कि जहाँ ये भी पर्सनल मेरी राय है, अभी जितने भी व्यूज़ एक्सप्रेस करी वो ऑब्वियसली मेरे पर्सनल है, वो चैनल या किसी अखबार से लिंक नहीं है। आई थिंक जब बहुत ज़्यादा चैनल्स आ जाते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और न्यूज़ ग्लोबली, लोकली न्यूज़ तो वही रहती है। फिर जब उसको प्रेजेंट करने की बात आती है वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। ऑडियंस अट्रैक्ट करते हो कि आप कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे देखते हैं चैनल्स में वो जो एंगलिंग होती है न्यूज़ की और वो सारा कुछ, तो वो न्यूज़ टेम्पर हो जाती है, यानी न्यूज़ की जो असल जो उसका एक असल जिस्ट है वो ही चेंज हो जाता है। तो आई थिंक जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पे ये एक चीज़ आती है, लेकिन डेफिनेटली इंग्लिश मीडिया यहाँ पे और ज़्यादा होना चाहिए। क्या कहते हैं, ताकि हम लोग ग्लोबली ऑडियंस को आ सके, पाकिस्तान जो है वो
क्या है पाकिस्तान और उसमें क्या हो रहा है और हम किस तरह से जो है वो न्यूज़ को ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग की भी जो न्यूज़ होती है उसको हम एज अ फैक्ट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम शोज में उसको फिर पाकिस्तानी परस्पेक्टिव भी बताते हैं। और जैसे हमारे बाकी राइट। शोज हैं ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड, इनटू द आइस फॉल और इंडस सागा सीरीज हैं, तो उसमें बड़ा डिटेल तरीके से हम लोग ने नॉर्दर्न पाकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान से स्टार्ट करते हुए जो है वो हम लोगों ने टूरिज्म दिखाया है, वहाँ की लोकेलिटीज दिखाई हैं, और बड़ी वो इन डेप्थ जो है वो डॉक्यूमेंट्री करती है। फिर आप देखें तो आपको अंदाजा होता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, इवन लोकल ऑडियंस के जो बहुत सारे लोग जिनके नहीं गए हुए गिलगित बाल्टिस्तान, तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर पिक्चर मिलती है कि वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह रहते हैं, उनकी क्या लाइव्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज हैं, उनकी क्या स्टोरीज हैं। तो आई थिंक इस तरह के अगर शोज और आए बाकी चैनल्स पे भी, इंग्लिश चैनल्स पर भी, तो इससे जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो एक बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर में, वो अनटैप्ड हो सकती है, उन लोगों को बहुत फेमिलियराइजेशन हो सकती है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है। बाकी हमारे चैनल पे एक लाहौर के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड शो है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग शो है। तो आई थिंक कंटेंट अगर है कोई कंटेंट इस तरह का प्रोड्यूस कर सकता है कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए सोचा जाए, तो डेफिनेटली इंग्लिश न्यूज चैनल्स और होने चाहिए। और पाकिस्तान में ऐसे व्यूज हैं जो इंग्लिश चैनल्स को देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में देखें ऑडियंस, जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको उनकी तरह का मीडिया मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इंडस न्यूज ने जो एक बहुत अच्छी चीज की है वो ये की है कि उसने उसी ऑडियंस को वो दिखाया है अपने कंटेंट के थ्रू कि एक पोटेंशियल क्रिएट की जा सकती है, मतलब एक टेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, और उस टेस्ट के ऊपर हम लोग फर्दर डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ऑडियंस तो ऑलरेडी अकस्टम्ड है एक तरह की न्यूज सुनने की, लेकिन अगर उसमें वही लोग आपके वो मतलब आपके ही पाकिस्तानी एंकर्स अगर बैठ के इंग्लिश में न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फैक्चुअली करेक्ट है, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई थी, तो वो एक बहुत उसकी बिल्कुल नीड क्रिएट की जा सकती है। आई थिंक ये है भी स्पेशली इन लॉट ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि वो जो बिकॉज नाउ एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग के जो ये जो सेंसेशनलिज्म आ गया मीडिया में, वो एक बहुत अननेसेसरी एलिमेंट है और वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें आई थिंक अगर इंग्लिश मीडिया की वो वैक्यूम फिल कर सकता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ नीड फॉर इट एंड देयर a taste can be further developed here. तो आपकी न्यूज क्लासेस की जो ट्रेनिंग थी वो कैसी रही? क्या मुश्किलात आपको अंदर पेश आई उसमें? क्योंकि जाहिर है आपने तो ट्रेनिंग तो ली होगी ऑफ कोर्स। बिल्कुल ट्रेनिंग मेरी चैनल में ही हुई थी, और जब मैं कॉपी डेस्क पे थी तभी शुरू हो गई थी, तो साथ साथ मैं वो काम भी करी थी, ट्रेनिंग भी हो रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैमरा जो है वो, कैमरा का एक बहुत बड़ा फियर होता है, आई ऑलवेज बीन वेरी कैमरा शाय, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा उसका फियर था कि ये पता नहीं मेरे सामने क्या चीज बैठी है। बट आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो एक चीज है जो गुजर जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी कैमरा शाइनेस दूर करनी है, आपने न्यूज को बहुत अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर कि आप दिख कैसे रहे हो और क्या चीजें हैं, आपने न्यूज को जिस तरह प्रेजेंट करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो चीज आती है टाइम के साथ, जब आप न्यूज को बहुत इन डेप्थ फॉलो करने लगते हो कि अच्छा मिडल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, तो वो ऐसा क्राइसिस है कि वो बहुत अरसे से चल रहा है, वो आगे भी थोड़े अरसे चलना ही है। तो उसमें फिर आपने न्यूज में लिंक जिस तरह से आप करना शुरू करते हो, आप मिडिल ईस्ट का एक अगर पूरा ब्लॉग पढ़े तो उसकी स्पेसिफिक टोन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऐसी लगनी चाहिए कि आपको एक्चुअली कमांड है, कमांड से तभी आती है कि जब आप उसको बहुत थॉरो रिसर्च करके जाते हो। तो ये सारी चीजें हैं साथ साथ करनी पड़ती हैं। जैसे पेंडेमिक है, बहुत सारी डेथ टोल आ रहे हैं, शुरू में आप थोड़ा खुद भी जो है डेथ काउंट अनाउंस कर करके बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हो, बहुत ज्यादा ओके। ये वो ज़ाहिर खौफनाक टाइम है, तो इस वक्त हम सब जिससे गुजार रहे हैं, लेकिन आपने अपना जो फेस है उस पे नहीं दिखाना कि आप कि एंकर खुद भी परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ आती है। तो वो शुरू में पैंडेमिक में जब हम लोग ने ब्रॉडकास्ट की, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी उसमें, हर हेडलाइन के बाद, हर बुलेटिन के बाद। लेकिन ये है कि वो चीज़ तो अभी भी ऑब्वियसली है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो फिर आप कंट्रोल करना सीख लेते हो कि ऑन एयर आपने अपना एक्सप्रेशन जो है वो एक ही रखना है, उसको मडल नहीं होने देना जो आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो उससे।
अक्सर सवाल किया जाता है कि खवातीन के लिए जो है न्यूज मीडिया उसमें ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें हरासगी के बहुत सारे वाकयात आते हैं। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ परसेप्शन है या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है ये बात? ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, बिल्कुल करती है। मेरा खुद पर्सनल मैं बहुत उस चीज़ में हूँ कि मैंने जहाँ भी काम किया, मैंने 2 अखबारों में काम किया है, एक वेब डेस्क पे किया है, फिर एक चैनल में मैं अब कर रही हूँ। मैं हमेशा बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरे साथ इस तरह का कभी कोई वाक़या नहीं आया। लेकिन ये है कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है हर वर्किंग एनवायरनमेंट में, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो औरतें हैं वो काम नहीं करती या वो छोड़ देती हैं, और जर्नलिज्म में तो ये है ही स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ग्लोबली भी अगर हम देखें कि इन्हीं वजूहत की वजह से अब काफ़ी सारी जर्नलिस्ट जो हैं वो या तो जॉब स्विच कर लेती हैं या ऑल टुगेदर काम करने ही छोड़ देती हैं। तो ये मिथ तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियसली ये है एक ऐसी चीज़, और इस चीज़ को हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए जो है वो कम से कम करना है, क्योंकि जब आप काम करो तो आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आप सब मिलके काम कर रहे हो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ। यानी अगर मैं चैनल के लिए काम कर रही हूँ तो मैं चैनल के लिए काम कर रही हूँ और हम सब मिलके चैनल के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ उस चैनल को ही बेहतर से बेहतर बनाना है, रोज जो है वो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ये वाले केसेस बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि ये होते रहते हैं, ऑल्दो हमने इतनी अवेयरनेस की, इतनी ज़्यादा औरत मार्चेस की और सारा कुछ, उसके बावजूद जो है वो a certain class of men get away with it and they think कि they have the power to exert their influence। और लेकिन ये है कि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है उस तरह से लोग, औरतें स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बोल रही हैं इस बारे में, और वर्क प्लेस हरासमेंट को जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से टैकल किया जा रहा है। जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ पे हम लोग को हमेशा ईमेल्स प्रॉपर सर्कुलेट हुई हैं कि जो जिसके ऊपर भी ब्लेम आएगा वो प्रॉपर, फिर हम लोग की कमेटी बैठेगी, इसको एवेल्युएट करेगी और हम लोग उसके ऊपर नेसेसरी जो है वो एक्शन लेंगे। और जब मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन में थी वहाँ पे जो है उन्होंने स्पेसिफिकली उसके ऊपर लिया और पब्लिकली उस बंदे को जो है वो फिर उन्होंने सारे एम्प्लॉयज के सामने ह्यूमिलिएट किया, ताकि उन्हें पता चले, उस बंदे को भी पता चले कि उसने जो अगर हरकत की है तो वो नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि एक प्रेसिडेंस जो है वो सेट हो जाती है। तो आई थिंक कि इस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, और हम लोगों को एंड ये सोचना चाहिए कि हम जो है वो मेल और फीमेल बात नहीं हो रही, बात सिर्फ दो कॉलीग्स की है, दो एम्प्लॉयज की है जो एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं। और बस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो, और मतलब सिर्फ बेसिकली कर जो काम करने के लिए आए आपको काम करें और उसी को बेहतर से बेहतर बनाएं। और एक और भी सवाल किया जाता है कि इसमें सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं प्रमोशन होती या आगे आया जाता, तो इसके साथ साथ दूसरे अवामिल भी उनका भी अमल दखल होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपने क्या इस चीज को ऑब्जर्व किया है? इस चीज़ को मैंने तो खैर बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने हमेशा यही देखा है कि जितने भी मैंने जो राइटर्स देखी हैं, जो प्रिंट मीडिया में थी या डिजिटल में थी या उसके बाद जो अब मेरे चैनल में, हम सब ने जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट की है जिस पोजीशन पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं उस पे आने के लिए। मैंने, अगर मैं कहूँ कि मुझे ग्रेजुएट हुए वैसे 3 साल में, लेकिन मैं लिख बहुत अरसे पहले से रही थी। मैंने बहुत रेगुलरली एक वेब डेस्क पे मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मिली हुई थी कि मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो देखने होते थे। तो उस चीज़ को मैंने अपनी हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जो है वो मैंने काम किया है। तो इसमें तो यही है कि क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी जर्नलिज्म में दूर दूर तक नहीं है, तो खुद ही कॉन्टैक्ट आने और खुद ही उस जगह तक पहुंचना सारा कुछ, तो होते होंगे ये कहीं, इस चीज़ को ना मैं रिफ्यूट कर सकती हूँ, ना मैं इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस मतलब ना किया है, ना किसी की स्टोरी अपने उसमें सुनी है। लेकिन ये है कि जहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हो आपको हमेशा हार्ड वर्क जो है वो रिवॉर्डिंग होता है, और आपको हमेशा अपने उसमें मेहनत करते रहने चाहिए। मैं जब इंडस न्यूज़ में आई तो काफ़ी सारी हमारी फीमेल एंकर्स थी जो मतलब उनके घर थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने बच्चे लेके आती थी ऑफिस और वो साथ साथ काम भी कर रही थी। तो हम इस चीज़ को इंडस में हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो उनके लिए हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वहाँ पे वो खुद भी कंफर्टेबल हो, और अगर उनके बच्चों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है घर पे तो वो बेशक उन्हें ऑफिस ले आए। और मतलब पूरी टीम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी कि क्योंकि हम लोगों ने जो है वो एट द एंड ऑफ द डे
एक फीमेल इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना है, और उस चीज को इनेबल करने के लिए एवरीबडी वाज अप फॉर व्हाटएवर इट टुक। तो आई थिंक इस तरह से अगर और बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगें तो हम लोगों को एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा सिर्फ। एंड आई थिंक ये हर किसी के लिए होता है, इवन मर्दों के लिए भी होता है, क्योंकि किसी मर्द को ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो बार बार आप उसे एक्यूज कर रहे हो, या मतलब एक जनरल परसेप्शन हो कि भाई ये जो मर्द हैं ये ठीक नहीं है, इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। औरतों के लिए तो ऑब्वियसली एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो आई थिंक ये वाली जो हम्म। इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, इट गोज बोथ वेज। तो ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आई थिंक हार्ड वर्क ऑलवेज pays off. I feel like I'm the biggest example of this because I've put in very, very long hours to get where I am today. ओके, राइट। अच्छा, पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा कि उसके हवाले से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बातें हो रही हैं, ठीक है? तो क्या जो बातें हो रही हैं वही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चाहिए हैं, या जो असल मकसद है वो या असल नारा है वो उनकी बाकी कंट्रोवर्शियल चीजों के पीछे छुप के रह जाता है? आई थिंक ये हाईजैक, हर मूवमेंट जो आती है वो हमेशा हाईजैक हो जाती है। आप किसी भी किस्म की कोई भी मूवमेंट उठा लें हिस्ट्री में या प्रेजेंट टाइम में, देखने वाला सिर्फ वही चीज देखता है जो वो देखना चाहता है, जिसको वो एक टेम्पर कर सके। जो अगर आप राइट। औरत मार्च में जाएं, अगर आप हैदराबाद की औरत मार्च देखें, वहां पे उन्होंने डेली वेज जो है पिछले साल उन्होंने डेली वेज को जो है वो फिक्स करवाया था। काफी सारी औरतें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रही होती हैं, हम्म। तो डेली वेज उनको कोई मिल नहीं रही थी, और जो फिक्स थी वो बहुत कम थी। तो ये उस मार्च के बाद जो है वो लेजिस्लेशन पास हुई, और जिसके बाद वाकई में जो है वो चेंज आई। तो इस चीज के ऊपर मैंने बहुत कम लोगों से भी बात होते हुए सुनी है। बाकी चीजें जो है काफी सारे लोग कहते हैं कि ये लेटेस्ट एजेंडा है, ये लेटेस्ट एजेंडा नहीं है। जहाँ जहाँ औरत है उनके जो जो मसाइल हैं, उन सारे मसाइलों को जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको आप कहते हैं, ये एक वो बनती जा रही है। ठीक है, अगर मैं एक जगह, जैसे आपने कहा कि मीडिया में ऊपर जाने के लिए और भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि तरीके होते हैं, ये एक परसेप्शन है जो स्पेसिफिकली औरत के ऊपर रख के पॉइंट किया जाता है। आप कभी किसी मर्द को ये चीज नहीं कहोगे, आप हमेशा एक औरत को ही जो मीडिया से बिलोंग करती है तो उससे ही ये सवाल होता है। तो ये क्यों होता है? मतलब ये इट कुड गो बोथ वेज। अगर ये मिथ है तो फिर आप दोनों के ऊपर मिथ लगाएं। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद जो जहाँ पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात है, वो ये है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट एजेंडा नहीं है। अगर एक चीज है जो मैंने अगर मैं एक कंपैरेटिवली एक अच्छे इलाके से में रहती हूँ, लाहौर के, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे लिए जो है वो जिंदगी हर तरीके से बहुत आसान हो जाती है। वो नहीं होती। मेरे अपने एक फर्क मसाइल हैं। यानी बेसिकली औरत मार्च का मकसद ये है कि ये हर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड की औरत के लिए एक बहुत काफी सारे वो मसाइल से गुजरती हैं, जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। हम लोग मैंने एक और मेरी फ्रेंड है जो मीडिया में होती है, तो उन्होंने एक बड़ा इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि आवाज उठाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसका हर सोल्यूशन निकल आएगा। जैसे वो जो एक डेली वेज वाली बात है उसका तो सोल्यूशन निकल आया, ये वाली चीजें जो है ये इनका सोल्यूशन फौरन नहीं निकलेगा, लेकिन इवेंचुअली हम एक डिस्कोर्स कर सकते हैं कि ये एक मसला है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। जैसे काफी सारे स्लोगन्स थे, उनको बहुत अजीब तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया गया। जैसे था मेरा जैसे मेरी मर्जी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी। अच्छा, आपकी वैसे हालांकि उसमें एक्सक्यूज मी, आपकी इसकी क्या तारीफ है? क्योंकि मैंने जो मुख्तलिफ टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए इसकी तारीफ सुनी है, तो हर एक उसको मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इसी में इत्तेफाक नहीं है, कोई समझता है इसका इस नारे का मतलब ये है, और दूसरा कहता है कि नहीं, इस नारे का मतलब ये है, इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो आपके नजदीक इस नारे का असल क्या है, मकसद क्या है? अब बात ये है कि काफी सारी चीजें हैं इस वक्त, और हर किसी की इंटरप्रिटेशन फर्क होगी। बात औरत समाज का मतलब ही ये था कि आप उसके सारे स्लोगन को जनरलाइज नहीं कर सकते। हम्म। क्यों? क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस फर्क है। ठीक है, जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ऑलराइट। इसमें जो मैं अगर इसको इंटरप्रेट करूँ तो इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, कि जैसे इसमें हरासमेंट की बात आ जाती है कि ऑब्वियसली एक बंदे की पर्सनल स्पेस है, आप उसको आप उसमें जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स की आ जाती है, जो हम लोग को
काफ़ी सारे एरियाज़ में, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं अपनी, हमें ये समझना चाहिए कि मैं और आप और हम जैसे थोड़े से और लोग, हम सिर्फ 2% हैं पूरी पाकिस्तान की आबादी का, ठीक है। हम 2% में से भी 1% का भी आधा जो होगा ना, वो लोग हैं जो पॉलिसी मेजर्स बनाते हैं जो पूरी मुल्क में फॉलो होते हैं। जो काफ़ी सारी आपकी आवाम है उनके पास, उनको काफ़ी चीज़ों का पता ही नहीं है। तो ये जो इस तरह के जो नारे हैं या इस तरह की, ये सिर्फ मैं अगर ये उठा रही हूँ नारा, तो ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं उठा रही, मैं हर औरत के लिए उठा रही हूँ कि रिप्रोडक्टिव राइट्स उन्हें भी दिए जाएं, ठीक है, उनकी भी पर्सनल स्पेस को इंक्लूड ना किया जाए। अगर वो अपने लिए कोई डिसीजन लेती हैं तो उनको लगता है कि वो उनके लिए बेहतर है, तो उसके ऊपर उनको फौरन ऑब्जेक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये उनकी मर्जी है, ये उनकी स्किन है, ये उनकी बॉडी है। तो ये इस तरह से है, मतलब, और कंट्रोवर्सीज की बन जाना कि भाई कोई बिल्कुल किसी तरह घूमना चाह रहा है। बात ये है कि इस वक्त हम जिस तरह के टाइम से गुजार रहे हैं, उसमें कोई किस तरह से जी रहा है, या एक सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी अगर कोई राइट मांग रहा है, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये इतना बड़ा ये इतनी मुश्किल बात है कि आपके मुल्क में और बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर हम लोग नहीं बात कर पाते। जैसे यहाँ पे अगर हम लाहौर में रहते हुए, जब मैं द नेशन में थी, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन द नेशन ने एक बहुत बड़ा न्यूज़ पास की थी, जो कसूर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस था। उसके ऊपर एक लॉ बहुत अरसे बाद जाके पास हुए, वो इन्हीं मूवमेंट्स के तहत आए। सिंध असेंबली ने एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने छोटी बच्चियों की शादी जो है वो बैन कर दी, यानी 18 साल से पहले जो है वो बच्चियों की शादी नहीं हो सकती थी। और उसके बाद सिंध पुलिस जाके चेक करती है गाँवों में, अगर उनको कहीं से रूमर मिले कि कोई ऐसी हो रही है, वो जाके शादियां रुकवाते हैं, बच्चियों को बचाते हैं। ये सारी चीजें इन्हीं वजहों से आई हैं, ठीक है, इन्हीं मूवमेंट्स की वजहों से आई हैं। अगर लेट्स सपोज, अगर हम मेरा जैसा मेरी मर्जी टाइप के स्लोगन्स को ऑन इट्स फेस वैल्यू ले लेते हैं कि एक बंदी ठीक है, वो जिस तरह घूमना चाह रही है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्या इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ उस चीज को पकड़ो इस सोसाइटी में? क्या ये एक वाहिद वाइज है? नहीं, हमारे मुल्क में और बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर लॉ पास हो गया, बिल पास हो गया, लेकिन उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? नहीं। वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुए, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल तक हो रही है? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एजेंसीज, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्फोर्स नहीं करना चाह रही, बट इसलिए भी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, काफ़ी औरतों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं, काफ़ी मर्दों को ही नहीं पता कि उनके पास राइट नहीं है कि वो जो है वो औरतों को हरास कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। मतलब अगर एक एक सोसाइटी में ये शऊर ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, तो वो कैसे आएगा? वो इन मूवमेंट्स के थ्रू ही आएगा। तो आई थिंक मूवमेंट्स में ठीक है, आप डिफर कर सकते हैं, आप अग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक मूवमेंट में घुस के जो है वो औरतों को मार के, यू आर फर्दर गोइंग अगेंस्ट योर सेल्फ एंड यू फर्दर प्रूविंग कि हम इस तरह की मूवमेंट्स की और बहुत ज्यादा जरूरत है। तो करीम शाह, आपने सुना होगा मारवी सरमद साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू और खलीलुर रहमान साहब का, तो आप किसके साथ खड़े हैं? मैं इसमें दोनों को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ वुमेन्स राइट में बहुत फर्क है। मैं एक एंकर हूँ, जब मैं न्यूज़ में पढ़ने जाती हूँ तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन टीम है वो इट्स ऑल मैन, लेकिन मैं वहाँ पे उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट है कि वो एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो। ये मेरा राइट है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये दोनों चीज़ें जो हैं इट गोज बोथ वेज, और वो दोनों चीज़ें पूरी होती हैं तभी मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली काम करती हूँ। तो आई थिंक और मारी सिमत का पॉइंट ऑफ व्यू उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था और वो उनको उधर तक रखना चाहिए था, लेकिन जहाँ खलील और रहमान की बात आ जाती है, वो जनरलाइज जहाँ कर रहे हैं और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, एक अगर हम कहें कि ये दो लोग नॉर्मल टॉक शो में ना बैठे हुए, एक नॉर्मल पब्लिक स्पेस में बैठ के इंटरेक्ट करें, यही डिस्कशन हो रही है, तो उसमें जो है वो उनकी टोन अगर आप खलील रहमान की देखें तो वो एक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल टोन नहीं नहीं, थी। वो तो चले, उसको निकाल देते हैं। एक्चुअली मैं मुद्दे पे आना चाहिए। वो डेफिनेटली हर कोई उसे कंडेम करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, हर कोई करता है। बहुत ही बदकिस्मत होगा जो उसे एंडोर्स करता होगा, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा था। खैर, अब मुझे ये बताइए। पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, रीजन मैंने आपको नहीं बताया।
ओके। अच्छा, एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि आपको अच्छी जॉब की तलाश करनी चाहिए या अच्छी जॉब के साथ आपको एक अच्छे बॉस की तलाश करनी चाहिए? ये कितना जरूरी होता है आपके करियर के लिए? ये बाकी अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। बॉस का तो आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप उनके साथ काम नहीं करना शुरू कर देते। तो लेकिन आई थिंक काम आपको हमेशा वो करना चाहिए कि जो जिसमें आपको लगे कि आपका वाकई जो है वो आप पैशनेट हो उस काम के बारे में, और आप उसमें फर्दर प्रोग्रेस तभी कर सकते हो जब आप उस काम के लिए ड्रिवन हो। तो हम्म। जॉब ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बॉस जैसा भी हो, जॉब जैसी भी हो, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उस जॉब को फर्दर कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल आप में होता है रोज उठ के कि आपने जाना है और यही काम करना है, तो फिर बॉस जैसा भी हो या कोई इन्वायरमेंट फिर इतना मैटर नहीं करती। और आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगले 5 सालों में मैं चाहती हूँ कि मैं एक एनालिस्ट बनूं, क्योंकि मैंने जितने अभी तक कॉलम्स लिखे हैं मैं उसमें हमेशा एक बहुत एनालिसिस के ऊपर हाँ, ज़्यादा फोकस एग्जैक्टली। करती हूँ। इन्फॉर्मेशन तो हर किसी को मिल जाती है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एनालिस्ट इंशाल्लाह अगले 5 साल में। ओके। तो प्रोग्रामिंग में आपका कोई इंटरेस्ट है उसमें? प्रोग्रामिंग में मुझे लगता है प्रोग्रामिंग के लिए आपको बैकग्राउंड थोड़ा होना चाहिए, आपको थोड़े इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ही आप ओके। एक अच्छा प्रोग्राम कर सकते हो, फिर ही आप एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर उस चीज़ को कैरी कर सकते हो। तो अभी नहीं, हाँ, समवेयर डाउन द लेन लेट्स सी। न्यूज़ रीडिंग का सबसे मुश्किल जो पार्ट है वो क्या है? उसका आई थिंक यही है कि आपने जो है वो अपने फेस एक्सप्रेशन को बहुत न्यूट्रल रखते हुए न्यूज़ प्रेजेंट करनी होती है, वो जैसी भी न्यूज़ हो। वो बेशक जैसे पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल जहाँ पे न्यूज़ आ जाती है स्पेसिफिकली कि बच्चों के ऊपर जो है वो किसी किस्म की ज्यादती हुई है, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी वायलेंस की कोई किसी किस्म की न्यूज़ हो, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको प्रेजेंट करना। ओके। लेकिन उस टाइम पे जो है वो मेरा सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट ये होता है कि मैं उसको अपनी इंफॉर्मेशन को एज इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट करूँ और अपना जो इमोशन है वो उससे फिलहाल रिमूव कर दूँ। ओके, ठीक है। और आपकी पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है? और कौन सा आपका पसंदीदा सियासतदान है, अगर है तो? पॉलिटिक्स में तो आई डोंट थिंक आई विल कमेंट इस वक्त, लेकिन क्या कहते हैं, ज़्यादातर मैं मूवमेंट्स को, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करती हूँ। तो हाँ जी। सोशलिस्ट मूवमेंट्स हैं काफ़ी सारी यहाँ पे। लाहौर में जो है वो लाल पार्टीज का एक बहुत प्रॉपर एक है, खिदमत खल्क मूवमेंट है जो स्पेसिफिकली डेली वेजर्स जो है क्या कहते हैं भट्टा माफिया के अगेंस्ट वो लोग बहुत बड़ा काम हम्म। कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे बिल्स भी टेबल किए हैं जो पास में पंजाब असेंबली में, तो उनको जो है वो मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ। और क्योंकि आई थिंक हम लोग जिनके पास इख्तियारात हैं जिस किस्म के भी, उनको हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको पता भी नहीं है अपनी राइट्स के बारे में। एक जनरल अवेयरनेस भी अगर आप क्रिएट कर दो तो वो इट गोज अ लॉन्ग वे। तो मैं हमेशा इस तरह की मूवमेंट्स को ज़रूर सपोर्ट करती हूँ। ओके, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। मुझे ये सिर्फ 2 लाइनों में बताइए कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के खात्मे की बातें हो रही हैं, तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जो है सून आप इसके ऊपर मेरा कोई अगर कॉलम देखेंगे तो उसको हम ज़रूर इनकॉर्पोरेट अप कर लेंगे। ओके, एक्चुअली ये है ना कि वफाक से जो है वो सूबों को इख्तियार दिए गए हैं। तो इसमें मेरा जो जाती ख्याल है वो ये है कि बजाय ये कि आप वापस सूबों से इख्तियार ले लें, बल्कि सूबों के इख्तियार जो है वो आगे लोकल बॉडी उसमें गवर्नमेंट्स में हैं, उनको वो इख्तियार डिलीवर किए जाने चाहिए जो कि नहीं हुए उस 18वीं तरमीम के बाद, जो सबसे उसका जो है एक खतरनाक पहलू जो निकला है। हर जगह वैसे ग्लोबली अगर आप देखें तो लोकल बॉडीज की, डेमोक्रेसी में लोकल बॉडीज जाहिर है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, होनी चाहिए। हाँ। लेकिन स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान आई विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंट। ओके, ठीक है। और आपका कोई रोल मॉडल आपका हो? रोल मॉडल, आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उनका एक विजन था और उन्होंने उसके ऊपर बहुत अरसा जो है वो काम करके हम लोग को एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान दिया। तो आई थिंक ये, और उनका जो हमेशा आप उनकी पॉलिटिक्स देखें, उनकी हर चीज़
वो एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं थी, उनका जो एक सेंटिमेंट था वो मुसलमानों के लिए था, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने उस चीज़ को उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जिस तरह से हम अब के मुसलमान उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या कर सकते हैं। और इस चीज़ को सिर्फ अंडरस्टैंड करना कि एक आपका विजन हो और आप उसके ऊपर एक इतनी एफर्ट करो कि वो फिर रियलाइज भी हो जाए, और आप उस सिस्टम का पार्ट होते हुए उस सिस्टम को अपोज करके एक नया सिस्टम लेके आओ, एक नया मुल्क ही ले आओ। तो आई थिंक एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड लुक अप टू हिम इन वन कैपेसिटी और अनदर, बिकॉज इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं कि जो इतनी बड़ी मूवमेंट सक्सेसफुल भी कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसका आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे ही आप न्यूज खत्म हुआ, यकीनन सबके लिए एक मायूस कुन खबर थी, खा वो वहाँ काम करता है नहीं करता है इक्वली, क्योंकि पाकिस्तान में शायद दूसरा चैनल है जो शटडाउन हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर तो यकीनन नहीं थी। लेकिन उसके बाद देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर शायद आपकी नजर से भी गुजरे हों कि जो उनकी इंतजामिया थी, या आपका जो इंतजामिया थी उनकी, उस पर बहुत सारे सवालात उठाए गए। तो आपको लगता है कि ये वो ठीक कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो ठीक कर रहे हैं तो जब वो जॉब कर रहे थे तब तक तो वो सारे लग्जरीज जो हैं या सब कुछ वो अपनी जॉब को एंजॉय करते रहे, और जैसे ही उसमें प्रॉब्लम्स आए तो उसके बाद जो हैं या निकाले गए या खत्म हो गया, तो उसके बाद वो अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं। तो ये उसके एथिक्स के खिलाफ नहीं है कि जहां आप जॉब करते हैं आपकी लॉयल्टी जो है मुकम्मल वहां होनी चाहिए। आप बहुत सारे राज को आप वहां के जानते हैं, तो आपको अपने अंदर रखने चाहिए। ये वैसे एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था, क्योंकि हम लोग की भी कुछ स्टूडियो साथ साथ हैं, तो हम लोग उनके एंकर्स और हमारे एंकर्स साथ साथ ही मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यूज़ कैसी जा रही है, क्या होना है, सारा कुछ। और उसी वक्त मैं एक आधा एंकर से मिली हूँ और घर गई हूँ, तो घर जाती जो हमें न्यूज़ मिली कि चैनल बंद हो गया। लेकिन इस टाइम पे जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि पेंडेमिक है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। बाकी जो ओपिनियंस हैं वो हर किसी के अपने ओपिनियंस हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उनको करने चाहिए थे कि नहीं। लेकिन आई थिंक कि अगर किसी का कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जो है वो हम इस चीज़ को अगर लाएं तो फिर तो वो नहीं आती, लेकिन जहाँ एथिक्स की बात आती है तो एथिक्स तो फिर वो हर किसी की अपनी पर्सनल कैपेसिटी होती है, तो वो बेहतर जानते हैं कि उनको करना चाहिए था कि नहीं। बट इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो आप इस क्योंकि प्रोफेशन इस में टाइम पे जहाँ पे जॉब यस डू से प्लीज। क्योंकि इस टाइम पे जहाँ जॉब्स ऑलरेडी नहीं है लोगों की, और मतलब पे कट्स हो रहे हैं और हर सारी चीज़ें, वहाँ पे अगर आपकी जॉब ही ख़त्म हो जाए तो फर्दर जॉब के प्रोस्पेक्ट्स अभी फ़िलहाल क्योंकि नहीं है पाकिस्तान में, तो एक बहुत मतलब इट वाज़ वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो आप इस स्पेसिफिक करियर के हवाले से किस को फॉलो करते हैं आप? कौन आपको जो है वो ताजगी बख्शता है आपके दिमाग को आपके करियर के हवाले से? मेरा जो पर्सनली क्योंकि मैं इंग्लिश मीडिया को ज़्यादा देखती हूँ, तो हम लोग अल जज़ीरा मतलब ओवरऑल हम लोग के चैनल में ही एक है कि अल जज़ीरा के एंकर सबसे बेहतर होते हैं और सारा कुछ। मेहदी हसन एक है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उन इंटरव्यूज़ देते हैं, बड़े इन डेप्थ, और उनके क्वेश्चंस बड़े नेल बाइटिंग से होते हैं सारा कुछ। उनको हम जो है वो फॉलो करते हैं। आई पर्सनली रियली लाइक हिम। और बाकी क्रिस्टियाना अमनपूर हैं CNN की, जो बहुत अच्छे से रिपोर्ट करी, उन्होंने बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन से भी रिपोर्ट किया है, तो उनको डेफिनेटली लोकल नहीं इंटरनेशनल। आपका न्यूज प्रेजेंटिंग का जो स्टाइल है वो आपका बिल्कुल जाती है या आपने मुस्ताहल लिया है किसी से? नहीं, वो बिल्कुल मेरा ज़ाती है, लेकिन ये होता है कि जैसे-जैसे आप न्यूज़ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, आपका खुद एक फर्दर रिफ़ाइन होता जाता है। अडॉप्ट आप करना चाहो तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि वो फ्लो में जो न्यूज़ है वो खुद ही आपका रिफ़ाइन होता जाता है, और वो जैसे-जैसे आपको फीडबैक मिलता है, आप उसको कंस्ट्रक्टिवली लो, तो वो आप खुद ही उसको मोल्ड कर लेते हो। और हमारा मीडिया जो है एथिक्स को मीडिया एथिक्स को कितना इग्नोर करता है? आप उसके कैसे उसको देखते हैं?
काफ़ी सारे इग्नोर करते हैं। अगर हम खलीलुर रहमान और मारवी सिमत वाला ही ले लें, उसके बाद बड़े सारे चैनल्स ने उन लोगों को बुलाया जो कि मुझे समझ नहीं आया कि उसने किस तरह की, मतलब वही एलिमेंट है सेंसेशनलिज्म का, इस तरह की चीज़ें नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं जानी चाहिए। तो इग्नोर करते हैं, काफ़ी हद तक करते हैं, लेकिन जहाँ नहीं भी, जैसे हम लोग इंडस में, अगर हम लोग मैं इंडस की बात करूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसका ज़्यादा बेहतर पता है। यहाँ पे तो हम लोग एथिक्स को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, हर चीज़ को जो है वो बहुत एक प्रॉपर न्यूट्रल टोन में प्रेजेंट किया जाता है, जो कि न्यूज़ का असल मकसद है। हम्म। अच्छा, इतना सोशल मीडिया के एक्सेस के बाद जो है हमारी न्यूज मीडिया जो है उसमें कोई चार्म आपके ख्याल में बाकी रहा है, या और उसका क्या फ्यूचर है? हम आइंदा फ्यूचर में क्या देखेंगे? बढ़ेगा, कम सोशल होगा, मीडिया या बस चलता रहेगा धीरे धीरे? जो सोशल मीडिया है वो एक इनफॉर्मल मीडिया है फिलहाल। उसको उस तरह से जो एक्सप्लेनर वीडियोस आपको मिल जाती है, जैसे एजे प्लस की आती हैं, और वो आपको हम्म, बड़े प्रॉपर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस दे देते हैं ब्रीफली। लेकिन उसके लिए भी आपको एक एनालिस्ट की ज़रूरत है कि वो फर्दर डायमेंशंस क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इन द फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको एक एनालिस्ट से पता लगेंगी। तो सोशल मीडिया जो है वो एक अच्छा मीडियम है, काफ़ी सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी इतनी इंटेग्रिटी नहीं है, तो आप उनकी हर न्यूज़ को जो है वो एज ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हो तो उसमें आप उस चीज़ को एज ट्रूथ एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक प्रॉपर वेटिंग के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो मेरे ख्याल में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही आगे चलेगा। और अगर इन द फ्यूचर, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो ये भी हो सकता है, जो काफ़ी चैनल्स कर भी रहे हैं इंटरनेशनली, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को ही वो लेके सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, यानी उसका बस सिर्फ मॉडल चेंज हो जाता है, बात लेकिन वही रहती है। तो अगर ये जो इस तरह हाइब्रिड जो सिस्टम्स आएंगे, आई थिंक वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और हम्म, वो जो है फिर भी सोशल मीडिया के कंटेंट की वो वाली डिमांड नहीं होगी जो इन हाइब्रिड सिस्टम की हो सकती है। हम्म। अच्छा, आपको इसमें मीडिया में आने के लिए कोई आपकी फैमिली की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस का सामना आपको करना पड़ा आपको? नहीं, लिखने का क्योंकि मैं शुरू से शौक था, मैंने हर इस चीज़ को बड़ा अपने उस पे लेके जो है वो की, क्योंकि मेरी फैमिली से अगेन कोई भी नहीं है जर्नलिज्म में। इलेक्ट्रॉनिक पे आके कोई रिजर्वेशंस नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश मीडिया था और मैं हम्म, ऑलरेडी कॉपी डेस्क से जा रही थी, तो आई वाज वेरी फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट, और मुझे एनवायरनमेंट हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिल गया यहाँ पे। हम्म। तो तो आपके जो जानने है वाले फैमिली की तरफ से आपके जानने वालों ने, आपके दोस्तों ने जब आपको पहली बार स्क्रीन पर देखा था, उनके क्या तासुरात थे? They were तो happy, बड़ा they were jealous of एक्साइटिंग था, what? हाँ, दे वर वेरी हैप्पी, दे स्टिल वेरी हैप्पी, और अभी भी हर कोई नई न्यूज़ मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो देखते हैं, रोज़ मैं आज़मा के रोज़ सारे सारे देखते हैं। तो मेरे लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है, मेरी पूरी फैमिली, सारे मेरे कज़िन वगैरह और फ्रेंड्स भी। तो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत सपोर्टिव रहा है। ओके। अच्छा, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आप सिर्फ दो लाइनों में कुछ कह दी। फैमिली में मेरी अम्मी हैं, जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत से हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया है, और हम लोगों के ऊपर बहुत फोकस किया, और स्पेसिफिकली कभी किसी चीज़ को रोका नहीं, या कभी इस तरह नहीं किया कि, मतलब होता है ना, काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा यही बनेगा, तो मेरी अम्मी ने इस तरह से हमें कभी प्रेशर नहीं किया, और हम लोगों ने हर चीज़ जो है कंप्लीट फ्रीडम के साथ एक्सप्लोर किए हर फील्ड, और फिर उसके बाद डिसीजंस लिए, एंड शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड अस इन ऑल ऑफ दोस डिसीजंस, व्हिच आई थिंक इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ही आपको शुरू से डिक्टेट कराने लगें कि आपने ये ही करना है, तो आपकी एक थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, आप उसके आगे की ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते, जो कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट। व्हाट अबाउट योर फादर? Father was an army doctor, but he passed away during service ओके, a long ओके। time ago. कहाँ थे वो, कहाँ सर्विस करते थे? वो हार्ट में लास्ट पोस्टिंग थी हम लोग की उस वक्त 2005 में, पास्ट अवे 2006। आर्मी में थे? एयरफोर्स में? आर्मी में थे।
ओके ओके आर्मी में थे। ओके ओके ठीक है। अच्छा, हमारा मीडिया जो है अपने आप को दुरुस्त करेगा या सिर्फ लोगों को दुरुस्त करता रहेगा? आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त खुद ही हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब लोग उस चीज को कॉल आउट करेंगे। यानी अगर एक चीज मीडिया पे जा रही है और वो उसको बहुत ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, तो अगली दफा भी हर तरह का मीडिया चाहेगा कि वो उसी चीज को फर्दर अडॉप्ट करे। जैसे खलीलुर रहमान और माविस सिमत वाली आप बात ले लें, ये चीज को बहुत ज्यादा क्लिक, ये एक बहुत क्लिक बेट चीज थी और लोगों ने इस चीज को बड़ा, मैंने ज्यादा इसके अप्रिसिएशन वाले देखे हैं। तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो मीडिया अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मीडिया चलता ही एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेस पे, ऑडियंस पे चलता है, और ऑडियंस जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी उस तरह से मीडिया कंटेंट जनरेट करेगा। अच्छा, बतौर सहाफ़ी जो है आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपने ये भी ओवरसाइट किया होगा कि हमारा जो सोशल बिहेवियर है, वो आया वो बेहतर हो रहा है, मज़ीद उसमें खाई में गिर रहा है या उसमें कोई इम्कानात हैं बेहतरी के? आई थिंक हर दौर में, हर दुनिया के कोने में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जो हर चीज़ को रिपेल करता है। इस वक्त पाकिस्तान में वो जो फैक्शन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मीडिया की वजह से काफ़ी सारी ओपिनियन, काफ़ी सारी आवाज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, और उसके फिर फर्दर जब बात होती है तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है जो उन्होंने शायद पहले ना सोची हो। जैसे औरत मार्च की अगर हम बात कर लेते हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि औरत मार्च होगी, हालांकि अब इस दफा की जो औरत मार्च थी उन्होंने उसको लिंक किया और बड़ी पिछली औरत मार्चेस से, कि जिसकी वजह से वाकई आपकी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। तो ये चीज़ें आइसोलेशन में नहीं हो रही होती, हमेशा एक एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है। तो लेकिन ये है कि इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी सारी लोग उसको सुन रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एम्पथाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करके फर्दर मूव कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आई थिंक मीडिया और सोसाइटी और हर चीज़ जो है वो बेहतर हो सकती है अगर आपके अंदर एक विलिंगनेस हो, जो कि अब जो हमारी जनरेशन है और जो कमिंग जनरेशन है उनमें है, लेकिन जो हम लोगों से थोड़े बड़े लोग हैं उनमें बहुत एक इनबॉर्न रिजिडिटी है कि वो नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक्सेप्टेंस आ जाएगी जब लोअर एज ग्रुप्स में जो है वो एक कॉमनैलिटी होती है ना, एक वैल्यू आप जनरेट कर लेते हो कि ये ऐसा, जैसे कि हम हरासमेंट की बात करें कि हरासमेंट हर जगह पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एज अ नॉर्म हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, हमारे लोअर एज ग्रुप को, हम छोटे बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी अपर लेवल पे भी जो है वो एक चीज आ सकती है, और मेरा ख्याल है वो आ ही जाए। ओके, तो आप इंडस न्यूज़ में वाहिद फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर हैं क्या? हाँ जी, मैं न्यूज़ प्रेजेंटर फिलहाल एक ही हूँ फीमेल, लेकिन हमारी जो है वो शो एंकर एक है मिशाल मलिक, तो वो काफ़ी अच्छा शो करती है, इंडस स्पेशल, वो भी मतलब है। अगर आपको किसी वजह से न्यूज़ मीडिया छोड़ना पड़ता है, तो क्या वजह हो सकती है कि आप कहेंगे कि इसमें मज़ीद मेरा जीना जो है ना वो दोभर हो गया है, तो क्या वजह हो सकती है? तो खैर कभी भी पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक अगर मैं छोड़ूंगी तो मैं सिर्फ इसी छोड़ूंगी कि फर्दर एजुकेशन के लिए मैं छोड़ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इसे बैचलर्स किया हुआ है और मुझे है कि मैं मास्टर्स करूँ, तो फिर तभी इन द लॉन्ग रन आप एक एनालिस्ट सही बन सकते हैं। पीटीआई की बहुत हामी थी इलेक्शन से पहले, अब आपकी क्या कैफियत है? मैं हमेशा गवर्नमेंट जो इन पावर है, गवर्नमेंट में फिलहाल उनके पास गवर्नमेंट है, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। आई थिंक वो बेहतर तरीके से गवर्नेंस के मैटर्स को चला सकते हैं, और चलाना चाहिए उनको, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब ने उनको वोट किया है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जो है वो हमेशा एक आधा ऐसी पॉलिसी लेती है कि जिससे लोगों का इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी का एक ही खूबी है कि आप गाइड कर सकते हैं अपनी डेमोक्रेटिक रूलर्स को कि वो किस तरफ चलें और क्या क्या कर सकते। तो आई थिंक वो एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे भी हो सकता है इम्प्लीमेंट, और होना चाहिए। That was the last question. That was really nice to talk with you. आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ लोग इसे पसंद करेंगे और इसमें से अपने मतलब की चीज़ें
रामनाई के हवाले से जो है वो ज़रूर निकालेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके जी, खुदा हाफिज़।